सोनम पहाड़ी लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में रहती थी। सोनम के सामने वाले घर में सुहासिनी नाम की एक औरत अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। सोनम और ज्योति काफी अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन सोनम अपने घर में अपनी माँ करुणा के साथ बैठी होती है, तभी ज्योति वहाँ पर चावल के फर्रे लेकर आती है। अरे ज्योति बेटा, यहाँ आओ, बैठो। आंटी जी, वो आज हमारे घर में चावल के फरे बने हैं, तो बस मैं वही आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। चावल के फरे? वो क्या होता है? मैंने पहले तो कभी नहीं खाए। माँ, आप क्यों नहीं बनाती हो ये? अरे जब हमारे पहाड़ में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है तो मैं कैसे बना दूं? बेटा वैसे ये होता क्या है, कैसे बनता है, जरा मुझे भी बता, मैंने भी बहुत सुना है इसके बारे में। आंटी जी, ये चावल के आटे से बनता है। हमारे यूपी में तो सब लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसमें आपकी मर्जी होती है कि कौन सा बनाना है, दाल वाला या फिर आलू वाला। मैं आपके लिए दोनों ले आई हूँ। अरे वाह माँ, इसमें तो ऑप्शन भी है, दाल वाला और आलू वाला। ज्योति, दो तो जरा मुझे। ज्योति सोनम को फरा देती है। जैसे ही सोनम वो फरा खाती है, सोनम को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक करके काफी ज्यादा खा जाती है। ये देखकर करुणा कहती है, अरे सोनम, थोड़े बहुत अपनी माँ के लिए भी छोड़ दे, मुझे भी तो चखने दे कि होते कैसे हैं आखिर ये। माँ, मैंने चख तो लिए, बहुत मस्त है माँ। मुझे तो आलू वाले ज्यादा पसंद आए। ज्योति, तुम्हारे घर तो और भी बने होंगे ना, मेरे लिए ला दो ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाने तो वैसे भी पड़ेंगे क्योंकि करुणा आंटी ने खाए ही नहीं है, सब तुम ही खा गई। आंटी ने तो टेस्ट भी नहीं किया, आंटी के लिए तो लाना ही पड़ेगा ना। माँ, ज्योति से आप पता कर लो कैसे बनते हैं चावल के फरे, क्योंकि अब तो मैं यही खाने वाली हूँ। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज्योति, तुम पूरी रेसिपी बता दो ना माँ को। हाँ, बस माँ को बता दो। अरे कभी तो ये भी बोल दिया करो कि माँ मैंने ये आपके लिए बनाना सीखा है। हर वक्त माँ आप ये कर दो, माँ आप वो कर दो। माँ, शादी के बाद तो सब मुझे ही करना होगा ना वहाँ, तो बस इसलिए मैं कुछ नहीं करती। वरना तो आप जानती हो कि आपकी बेटी इतनी भी कामचोर नहीं है, थोड़ा बहुत तो आता ही है मुझे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुझे कितना आता है। मुझे तो लगता है ना कि मैं तेरे हाथों का कभी कुछ खा ही नहीं पाऊंगी, फिर सीधा तो अपने ससुराल में ही बनाएगी सब कुछ। मेरी प्यारी माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, मैं आपके आटे के फरे बनाऊंगी। हाँ आंटी जी, और इस फरे को बनाना मैं सिखाऊंगी। सब लोग बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ज्योति के घर आती है और ज्योति से कहती है, आज मुझे फरे खाने का बड़ा मन है और आज तो मुझे सिखाएगी कि फरे कैसे बनते हैं। फिर तो तू एकदम सही टाइम पर आई है। आज ही माँ ने चावल का आटा लिया है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं फरे बनाना सीख लूं। तो अब देरी किस बात की, चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ज्योति जैसे जैसे बताती वैसे वैसे सोनम अब फरा बनाए जा रही थी। कुछ देर बाद फरा बन जाता है तो सोनम फरा लेकर अपने घर जाती है, जहाँ करुणा, एक कर्मा नाम की औरत और उनके बेटे माधव के साथ वो बैठी थी। सोनम को देखकर करुणा कहती है, यही है मेरी बेटी सोनम। सोनम, तो 2 मिनट अंदर चल मेरे साथ। करुणा सोनम को लेकर कमरे में जाती है और सोनम से कहती है, सोनम, तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। तेरी मासी ने मुझे बताया था कि आज लड़के वाले आएंगे, मैं तुझे बताना भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ये। माँ, लेकिन मेरी शादी वो भी इतनी जल्दी? माँ, आपको तो पता है ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। फिर आपने माँ से की बात क्यों मान ली? आप इन्हें कह दो कि ये जाए यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। तेरी अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है ना? अरे लड़के वाले आए हैं घर में, ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि जाओ मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती? अरे एक बार मिल तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार है, एक बार मिलजुल ले, फिर अगर पसंद आए तो हम तेरी शादी करवा देंगे, वरना मत करियो। माँ, लेकिन मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। अगर हमें लड़का और उसका परिवार अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए मना कर दिया तो? देख बेटा, अगर तेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद मना कर दूंगी शादी के लिए, लेकिन अगर तेरे लिए वो अच्छा हुआ, मैं जरा भी नहीं सोचूंगी तेरे हाथ पीले करने में। ठीक है माँ, मैं आपके लिए सबसे मिलने को तैयार हूँ। अच्छा माँ, मैंने ज्योति के घर से अभी चावल के फरे बनाना सीखा है। सबको चावल के फरे दूं खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और बाहर आ जा। सोनम थोड़ा तैयार होती है और फिर सबके लिए फरा लेकर बाहर आती है। बहन जी, वैसे मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। भगवान का ही दिया है मेरी बेटी का रंग रूप। अरे सोनम बेटा, जो तूने बनाया है वो इन्हें भी तो दे जरा। ये लीजिए,
ये चावल के आटे के फरे हैं, मैंने खुद बनाए हैं। सब लोग फरा खाते हैं। माधव को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे वाह, ये फरे तो बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन तुम तो पहाड़ी हो और ये तो यूपी साइड बनता है, तो तुमने इसे कैसे बनाया? हाँ, ये यूपी साइड ही बनता है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाना सीख लिया। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मुझे तो तुम्हें देख के यही लग रहा है कि तुम बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हो। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। उसका तो मन ही है कि वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं और माधव ये सोच ही रहे थे, अगर हमारी होने वाली बहू पढ़ना लिखना चाहती होगी तो हम उसका पूरा साथ देंगे, उसे कोई रोकेंगे टोकेंगे नहीं। माँ, आपने बताया नहीं कि फरे कैसे बनाए हैं सोनम ने? अरे तो बहुत अच्छा बनाया है। लगता है सोनम भी फरे की बहुत ही शौकीन है, तभी तो इतना अच्छा फरा बनाना सीख लिया। सब लोग आपस में बात करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता भी तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोनम और माधव की शादी हो जाती है और सोनम बहू बनकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद सोनम वहाँ सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद सोनम ने सबके लिए फरे बनाए थे। अरे वाह बहू, आज फरे बनाए हैं। लगता है फरे की शौकीन बहू का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। माँ जी, फरा तो मुझे बहुत पसंद है। वो तो ससुराल में आई हूँ इसलिए अब इतना नहीं बना रही। यहीं अगर अभी मैं कुंवारी होती ना तो रोज ही फरा बनाती मैं, और वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। हाँ तो बहू, यहाँ कौन सा तुझे कोई पाबंदी है, बना लिया कर। माँ जी, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे डांटो ना। बहू, ये क्या बात हुई? अगर तुझे कुछ अच्छा लगता है तो उसमें मैं क्यों तुझे सुनाऊंगी। अपनी सास के कहने के बाद तो सोनम अब हर रोज ही फरा बना दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ने फरा बनाया था कि तभी वहाँ सोनम के ससुर जी मोहनदास आ जाते हैं। मोहनदास जी गांव से आते हैं। सोनम सर पर पल्ला रखती है और अपने ससुर जी के पैर छूती है। माफ करना बहू, मुझे तेरी शादी की अगली सुबह गांव जाना पड़ा। वहाँ जमीन फंसी हुई थी ना, अगर नहीं जाता तो कोई हड़प लेता, इसलिए वहाँ जाना जरूरी था और मैं चला गया इसलिए। अरे ससुर जी, क्या बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत थी। अरे मैंने अब तक तेरे हाथों का कुछ खाया कहाँ है। अब आया हूँ तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना के खिला दे ताकि मेरा मन भर जाए। और हाँ, कुछ अच्छा सा बनाइयो। सोनम तुरंत रसोई में जाती है और बने हुए फरे को गर्म करके अपने ससुर जी को दे देती है। मोहनदास को फरे बहुत अच्छे लगते हैं और वो अपनी जेब से पैसे निकालकर सोनम को देते हैं। ये ले, पैसे रख। और हाँ, खुश रह तू, इतना अच्छा बनाया है, रोज बनाया कर। तभी वहाँ रम आती है और बोलती है, लगता है चावल के फरे की शौकीन बहू ने सब पर अपने फरे का जादू ही चला दिया है। अरे अब बहू ने बनाए हैं तो अच्छा ही होंगे ना, और खाने के बाद तो और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। सब लोग हंसने लग जाते हैं और सोनम के फरे उसके ससुराल में भी फेमस हो जाते हैं। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया, काम तो था। अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता, गरीब के घर में बिरयानी की दावत, किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है, और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं आपको। मैडम की डिमांड है
कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं है। शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तू घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा, इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है। ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ। मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ। बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इतना काम होता है, उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दे मुझे। और बता, क्या कह रही थी तू? तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे जो कहना है बोल। भैया, इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में। मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूंगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है, देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा। अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। फीस दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान ना बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है,
आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दे? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए, मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ, उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा। उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है। थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती है। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है। तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है, कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए। और एक आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूँ बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी अगर ऐसी बात है ना तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है। माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ जगा दिया, जब तक आप नाश्ता करोगे ना आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी। आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। बोलो क्या पूछना है? आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है। अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बोलेंगी अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर कौन घर की शांति भंग करेगा? हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है, तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी।
और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है। क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं? अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जा जाकर कॉपी पेन लेकर आ, मुझे अजय को सामान की लिस्ट बनाकर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेनू का लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है, माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और नैना जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया, वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है, बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए नैना जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है। एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही है। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा नहीं होगा, देख मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है
तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है ना नन्ना जी। इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है।